गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। और इसके हम 2 लेक्चर पहले ले चुके हैं और इसका तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। यदि ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले की जो 2 वीडियो हैं उसको आप पहले देखिए, फिर इसको देखिए और पूरा लेक्चर ज़रूर देखिए। पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि जो हरे पादप हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत यानी फंजाई में रखा गया। और इसको फंजाई में कौन से वैज्ञानिक रखे थे? विटेकर नामक वैज्ञानिक, यानी कि आर.एस. विटेकर नामक वैज्ञानिक रखे थे। और किस सन में रखे थे? 1969 में रखे थे। 1969 में रखे थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। फिर क्या है? सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में के अंतर्गत रखा गया। यानी कि जो एक कोश की जीव हैं तो वो क्या है? एक कोश की जीव 2 प्रकार से हो गए, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीव हैं उनको मोनेरा जगत में रखा गया। और इसको कौन से वैज्ञानिक रखे थे? मोनेरा को कोपलैंड नामक वैज्ञानिक दिए थे। तो जो कोपलैंड उसका क्लासिफिकेशन किए तो क्या देखे? प्रोटिस्टा, यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत था, यानी कि जो हीकल नामक वैज्ञानिक दिए थे प्रोटिस्टा जगत, तो उसमें कमियां पाई गई। क्योंकि उन्होंने एक कोश की जीव को तो रख दिए थे, लेकिन वो ये नहीं देखे थे कि कौन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों एक कोश जो है एक कोश की ही है, लेकिन क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। तो दोनों को एक ही जगह प्रोटिस्टा में रख दिए थे। तो जब कोपलैंड नामक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने देखा कि इन्होंने क्लासिफिकेशन तो ठीक किया है, लेकिन क्या है, इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने जाकर क्या कर दिए? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसको मोनेरा जगत में रख दिए। कौन से वैज्ञानिक? कोपलैंड नामक वैज्ञानिक उसको रख दिए। फिर क्या है? अब उसमें भी अब ये जब 4 जगत वर्गीकरण किया गया तब क्या है? 5 जगत वर्गीकरण आया। तो जब 5 जगत वर्गीकरण आया तो उसमें क्या देखा गया? 4 जगत वर्गीकरण में अब क्या कमियां पाई गई कि उसमें क्या था कि जो फंजाई था, फंजाई यानी कि जो कवक जगत है और पादप जगत, ये दोनों एक साथ रखे हुए थे। तो इसमें डिफ्रेंशिएट ये नहीं किया गया था कि पादप जगत जो पादप है वो स्वपोषी होते हैं और क्या है जो कवक है वो मृतोपजीवी होते हैं। तो उन दोनों में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया था। फिर विटेकर नामक वैज्ञानिक जो आए तो उन्होंने उसको अलग किए, यानी कि कवक को उठाकर कहाँ से? पादप जगत से उठाकर सीधे कवक जगत एक दे दिए। और कवक जगत में यानी कि उसको अलग से स्थान दे दिए क्योंकि वो मृतोपजीवी था। और किसके आधार पर कर दिए थे वर्गीकरण? पोषणता के आधार पर किए थे। फिर क्या है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त। अब जो प्रोटिस्टा जगत है, यानी कि अब प्रोटिस्टा है तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि जो प्रोटिस्टा है यानी कि ये एक कोशिकी और यूकैरियोटिक की बात कर रहा है, ना कि प्रोकैरियोटिक की कर रहा है और ना ही बहुकोशिकी यूकैरियोटिक की बात कर रहा है। ये सिर्फ एक कोशिकी यूकैरियोटिक की बात कर रहा है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप जगत में रखा गया था। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है तो पहले के जो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन थे तो उसको कहाँ रखा गया था? तो इसको पहले कहाँ रखा गया था? पादप जगत में रखा गया था। लेकिन अब की जो
क्लासिफिकेशन है उसको अब कहाँ रख दिया गया है, प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया है। और इस प्रोटिस्टा से आपको ये दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए कि जो भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, तो ये भी आना चाहिए दिमाग में कि प्रोटिस्टा में क्या है, सिर्फ एक कोशिकी यूकैरियोटिक होता है। तो क्या है ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, एक कोशिकी यूकैरियोटिक क्या है, ये प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। फिर क्या है, पैरामीशियम एवं अमीबा। अब जो ये पैरामीशियम और अमीबा है जिन्हें प्राणी पहले क्या है, प्राणी जगत में रखा गया था, जो पहले की क्लासिफिकेशन थी, तो इसको प्राणी जगत यानी कि जंतु जगत या एनिमिलियस जगत में रख दिया गया था। किसको, पैरामीशियम को और अमीबा को के साथ रखा गया है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब ये मेन क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, क्या है, पैरामीशियम एवं अमीबा को जिन्हें पहले प्राणी जगत में रख दिया गया के साथ रख दिया गया था, और फिर क्या है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि जो प्राणी जगत है यानी कि जंतु जगत है तो उसमें तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती। लेकिन ये क्या है, ये जीव के आधार पर पैरामीशियम और अमीबा को पहले कहाँ रख दिए गए थे, कोशिका भित्ति के आधार पर रख दिए थे, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो कहाँ रख दिए थे, जंतु जगत में रख दिए थे। इस प्रकार पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, यानी कि जो ये पद्धति थी तो बहुत सारे जीवधारियों को एक दूसरे के साथ रखा गया था जिन्हें पहले पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, यानी कि जो ये वर्गीकरण किया गया है, यानी कि जो 5 जगत वर्गीकरण यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किस वैज्ञानिक ने दिया था, R.S. विटेकर नामक वैज्ञानिक कौन से सन में दिए थे, 1969 में दिए थे। तो क्या हुआ, अब इसमें भी क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है, भविष्य की बात, यानी कि जो फ्यूचर में आने वाला क्लासिफिकेशन होगा इसमें भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा। और जो 3 डोमेन पद्धति दी गई थी, यानी कि जो 6 जगत वर्गीकरण का निर्माण किया गया था, जो लक्षणों तथा विकासी संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकारिक कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, यानी कि समय के साथ साथ, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो इसके साथ साथ हमें कैसे वर्गीकरण की ज़रूरत होगी जिसमें क्या होगा, समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक यानी कि मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसका आकार कैसा है, देखने में बाहर से कैसे दिखता है, और कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, यानी कि इन सभी फीचर को देखने के बाद क्या होगा, तभी हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो विकास संबंधी, यानी कि जो आगे का वर्गीकरण होगा। बल्कि जाति वृत्तीय हो और विकासी संबंधी पर भी हो, यानी कि जाति वृत्ति इन सब पर तो देखा ही जाएगा, ये जो है इन सब पर तो देखा भी जाएगा, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है, जाति वृत्तीय हो और विकासी हो, यानी कि जाति वृत्ति और विकासी, यानी कि इसको भी देखा जाएगा, संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे, यानी कि जो ये चैप्टर है किसका, जीव जगत का वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में सीधे ये NCERT में लिखा गया है कि क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का वर्गीकरण करेंगे इस अध्याय में। प्लांटी एवं एनिमिलियस जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में करेंगे, यानी कि तीसरे और चौथे चैप्टर में करेंगे। अब ये क्या है, मोनेरा
मोनेरा जगत जो है, तो सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई क्वेश्चन करता है कि जो सभी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं इस वातावरण में, जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो किस जगत में, किस किंगडम में पाए जाएंगे, तो किसमें, मोनेरा जगत यानी कि फर्स्ट का किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा में पाए जाएंगे। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, यानी ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। फिर क्या है, और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जो मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया हैं, तो क्या है, ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। यानी कि यह कह रहा है कि यदि हम एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में लें, तो उसमें कैसे सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया, यानी कि सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया उसमें देखने को मिलेंगे। ये गर्म जल, झरने, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल में ही जीवित रह पाते हैं। यानी कि यह कह रहा है, यानी कि ये मरुस्थल, गर्म झरने और क्या है, समुद्र, यानी कि विषम परिस्थितियाँ, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, चाहे जितना भी ठंड हो, चाहे जितनी भी गर्म हो, ये सगल रह सकते हैं। ऐसे हैं बैक्टीरिया, मतलब ऐसे होते हैं कि वो हर परिस्थिति को ढाल लेते हैं और हर स्थान पर ये सरवाइव कर लेते हैं। फिर क्या है, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। यानी कि ये बाहर तो रहते ही हैं सगल, मरुस्थल, झरनों और क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों और समुद्र में सगल रहते भी हैं, लेकिन ये जीव के अंदर भी इतने ढीठ होते हैं कि ये जीव के अंदर भी घुसकर बैठे रहते हैं। फिर क्या है, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह हों, गोलाकार, कोकस, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको 4 प्रकारों में, 4 प्रकार के बैक्टीरिया में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं, जो पहला है गोलाकार है, तो उसको क्या बोलेंगे, गोलाकार को कोकस बोलेंगे, और ये बहुवचन में हम इसको क्या बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, यानी कि कोकस वर्ड जिसमें आया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, यानी कि जब हमें क्या है, निमोनिया होती है, मान लीजिए किसी पर्सन को निमोनिया होती है, तो वो कौन सी बैक्टीरिया करवा रहा है, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। कोकस यानी कि ये गोलाकार वाली बैक्टीरिया क्या करवा रही है, निमोनिया करवा रही है। किसी पर्सन को जब निमोनिया होता है तो यही वाली बैक्टीरिया क्या है, ये जो गोलाकार दिखती है। इस स्लाइड में वो गोलाकार बैक्टीरिया नहीं दिखाई गई है, लेकिन वो क्या है, गोलाकार छोटी छोटी होती हैं। फिर क्या है, छड़ाकार बैसिलस सॉरी जो छड़ाकार बैक्टीरिया होती है उसको क्या बोलते हैं, बैसिलस, यानी कि जो बैसिलाई है। और फिर क्या है, बहुवचन में उसको बैसिलाई बोलते हैं। कॉमा आकार की जो बैक्टीरिया है, ये कॉमा आकार की, विब्रियो, यानी इसको विब्रियम भी बोलते हैं। यानी कि जो विब्रियो कॉलेरा नामक होता है ना रोग, कॉलेरा बोलते हैं ना कि कॉलेरा फैल गया, तो वो रोग किस वाली बैक्टीरिया से होता है, ये विब्रियो कोलेरी, यानी कि जो ये कामा की आकार की दिखती है, इस तरह का जीवाणु होता है जो कॉलेरा नामक डिजीज फैलाता है। फिर क्या है, तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम, बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। यानी कि ये जो है स्पाइरिला नामक बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये भी ऐसे बहुत सारे डिजीज को क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं देखने में तो बहुत ही सरल लग रहे हैं, लगता है कितने सीधे साधे हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ये जितना ही देखने में सरल होते हैं उतने ही कठिन होते हैं, अंदर से उनका व्यवहार इतना ही जटिल होता है। चयापचय यानी कि उपापचय, यानी कि क्या है, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म,
की दृष्टि के से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि ये बैक्टीरिया देखने में जैसे कि गोलाकार, सर्पिलाकार और क्या है बेसिलाई आकार का और क्या है कौमा आकार का, देखने में तो ये बहुत सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन ये अंदर से उतनी ही जटिल होते हैं और उतने ही प्रकार की इसमें विविधता यानी कि डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। यानी कि जो अकार्बनिक पदार्थ है उससे ये क्या है अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी कि जो प्रकाश की उपस्थिति में भी ये भोजन बना लेते हैं, और रसायन स्वपोषी भी होते हैं यानी कि रसायन के प्रेजेंट में भी अपना भोजन ये बना लेते हैं। यानी कि यदि इसको सूर्य की रोशनी ना मिले तो ये अपना केमिकल के द्वारा सब अपना भोजन बना लेंगे। यदि मान लो केमिकल ना मिले तो ये क्या है सूर्य की रोशनी से बना लेंगे। यानी कि सभी जगह ये सरवाइव कर लेते हैं, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, मतलब ये क्या है दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यानी क्या है मृत कार्बनिक पदार्थों पर क्या रहते हैं निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर क्या लाइन दी गई थी, ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। यानी कि इन दोनों के प्रेजेंट में अपना भोजन मतलब ये बना लेते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी कि स्वयं पर संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। Thank you for watching.